प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टर्न पे एपिथेलियल टिश्यू की शुरुआत करने की बात की थी। ओरिजिन ऑफ टिश्यूज़ की बात आपसे हुई थी। अब ओरिजिन ऑफ टिश्यू के बाद आपको हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में बताया था कि बेसिकली 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा नर्वस टिश्यू और चौथा मस्कुलर टिश्यू। आज के इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू के डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़ के इतिहास की अगर बात की जाए तो इस एपिथेलिया टर्म यानी जो शब्द है एपिथेलिया, इस शब्द को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है र्यूश। इन्होंने पहली बार एपिथेलिया टर्म बताया था, जिसका मतलब होता है कवरिंग। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये बेसिकली किसी भी ऑर्गन की, किसी भी कैविटी की बाहरी या भीतरी कवरिंग को बनाता है, इसीलिए इसको एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। इतिहास में र्यूश का नाम है, इसे याद रखें। हिस्ट्री में कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हु हैज़ डिस्कवर्ड और हु हैज़ इन्वेंटेड द एपिथेलियल टिश्यू। तो र्यूश इसके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू की हम पहली बात करें ओरिजिन एंड पोजीशन। जैसा मैंने कहा है कि ये किसी भी ऑर्गन के फॉर्मेशन में टिश्यू भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ओरिजिन की बात मैंने जनरल टिश्यू की थी। जनरल टिश्यू की ओरिजिन में आपको एक चीज़ समझाई थी कि जितने भी टिश्यूज़ हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जर्म लेयर्स के बनने के बाद डेवलप होते हैं। इसी तरीके से अब जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं तो इस टिश्यू की जो ओरिजिन है वो ऑल द 3 जर्म लेयर से होती है। ऑल द 3 जर्म लेयर्स दे ओरिजिनेट्स एपिथेलियल टिश्यू। कारण भी है इसका, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किसी भी ऑर्गन की आउटर इनर कवरिंग, किसी भी कैविटी की आउटर इनर कवरिंग, उसका निर्माण करता है। इसलिए इसकी ओरिजिन तीनों जर्म लेयर से, यानी ये एक्टोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू हो सकते हैं, ये मीजोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, ये एंडोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है। पोजीशन की बात जैसा बताया कि ये क्या करता है, इट कवर्स ऑल कैविटीज एंड ऑर्गन्स। अब इसको ज़्यादा समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल से आप इसको समझ लें। जैसे हमारी स्किन है, स्किन की जो आउटर कवरिंग है, स्किन की जो आउटर कवरिंग है उस कवरिंग को हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो ये जो एपिडर्मिस है ये इसकी ओरिजिन होगी एक्टोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू पर, यानी ये एक्टोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू से बने होंगे। तो एपिडर्मिस ये एक्टोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन है, यानी इसकी ओरिजिन एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से होती है। इसी तरीके से हमारी कैविटी जो हमारे ऑर्गन के चारों ओर होती है, और उस कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। सीलोम, इसी में हमारे सारे ऑर्गन्स प्लेस्ड हैं, चाहे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, चाहे इंटरनल सारे ऑर्गन्स की बात करें, उसके चारों जो कैविटी मिलती है उस कैविटी को सीलोम कहते हैं। और उसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है, द्रव्य भरा होता है। तो जो सीलोम है उसकी भी जो कवरिंग होती है वो कवरिंग एपिथेलियल टिश्यूज़ के द्वारा बनती है, मगर उसकी जो ओरिजिन होगी वो मीजोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू से होगी, क्योंकि ये बीच में पाया जाता है, मिड ऑफ द बॉडी। बाहर की तरफ बॉडी वॉल है, भीतर की तरफ हमारी एलिमेंट्री कैनाल, इंटरनल ऑर्गन्स है, और दोनों के बीच में जो कैविटी है, जो जगह है, दैट कैविटी इज कॉल्ड द सीलोम। जैसे आप अगर एक पेन को एक बॉडी के साथ कंपेयर करें तो ये जो बॉडी, एक पेन का आउटर सरफेस है, ये हमारी बॉडी वॉल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर अगर जो रिफिल है उस रिफिल को हम देखें तो वो रिफिल एलिमेंट्री कैनाल को रिप्रेजेंट करेगी। दोनों के बीच में जो स्पेस होगी वही स्पेस क्या कहलाएगी, वही स्पेस सीलोमिक स्पेस के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जो सीलोम है
उसमें जो कवरिंग होती है वो मीजोडर्मल एपिथेलियल की होती है, इसीलिए सीलोमिक कवरिंग को मीजोथीलियम भी कहा जाता है। इसको पेरिटोनियम भी कहा जाता है, क्योंकि सीलोमिक कवरिंग का एक नाम पेरिटोनियल टिश्यू भी है। इसी तरीके से अगर हम एंडोडर्मल ओरिजिन की बात करें तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर लाइनिंग होगी उसमें जो एपिथेलियम होगा वो एंडोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू होगा। ये बात स्पष्ट होती है क्योंकि इनकी पोजीशन हर जगह होती है, आउटर सरफेस पर भी है, इनर सरफेस पर भी है, बीच में भी एपिथेलियम की कवरिंग है, इसीलिए तीनों लेयर से बनता है। जबकि आर्गन के बीच में जो मेन पार्ट बनेगा, बल्क पार्ट बनेगा, वो कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन की बात जब करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उसकी ओरिजिन सिर्फ मीजोडर्मल होती है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, यानी किसी भी आर्गन की आउटर इनर सरफेस एपिथेलियम की है और बीच का जो भाग है वो किसका बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का बना, यानी उसमें बाकी के टिश्यूज बीच में होते हैं, एपिथेलियम आउटर और इनर सरफेस पर होता है। स्टमक की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन की बात करें, लिवर की बात करें, किसी भी आर्गन की अगर हम बात करते हैं तो आउटर एंड इनर कवरिंग दैट इज मेड ऑफ व्हाट, एपिथेलियम, एंड द मिडिल ग्राउंड सब्सटेंस इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। आशा है आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो ओरिजिन है वो तीनों टिश्यू से, तीनों लेयर से क्यों है, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो तीनों जगहों पर है। आर्गन की आउटर सरफेस पर भी है, आर्गन की भीतरी सतह पर भी है, जो कैविटीज़ बीच में पाई जाती हैं उसमें भी है। तो इट इज़ प्रेजेंट आउटर, मिडिल एंड इनर रीजन, बाहरी सतह पर भी है, बीच में भी है, भीतर भी है, इसीलिए इसकी ओरिजिन तीनों जर्म लेयर से होती है। ठीक है, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। अब आए इसके स्ट्रक्चर की बात को देखा जाए कि इस टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इस स्ट्रक्चर में हम पहले जनरल स्ट्रक्चर की बात आपको समझा रहे हैं। जनरल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होता है। ये आपको बताया था कि जब सेल्स यूनाइट होती हैं देन इट मेक्स द टिश्यू। अब जब सेल आपस में जुड़ती है, सपोज दिस इज़ द वन सेल, इट इज़ कनेक्टेड विद द अदर सेल, तो ये साइड पर कनेक्ट होती है, ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती चली जा रही, जुड़ती चली जा रही, एंड इट मेक्स द लेयर, और इससे क्या डेवलप हो रही है, एक लेयर डेवलप हो जा रही है। तो इसका साइड का जो कनेक्शन है, इस साइड कनेक्शन को हम कह सकते हैं इट इज़ व्हाट, सेल जंक्शन। ये क्या है, सेल जंक्शन है, यानी सेल साइड में दूसरी सेल के साथ आपस में जुड़ी है, इसको हम सेल जंक्शन कहते हैं। और बेसल लेयर यानी निचली सतह पर भी ये आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं, यानी जो बेसल लेयर है, बेसिक लेयर है, वो इनको आपस में फर्दर ज्वाइंट करती है। तो इस बेसल लेयर को इसीलिए हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारभूत झिल्ली। यानी कनेक्शन दो जगह पर हुआ, साइड में भी हुआ और बेसल लेयर पर भी हुआ, इट मेक्स द लेयर। इससे सेल्स आपस में जुड़ करके क्या कर रही हैं, एक लेयर बना दे रही हैं। तो अब जो सेल के जुड़ने का पैटर्न है वो भी आगे की बातें हैं, क्लियर करते चलिए। सेल जंक्शन की टाइप्स होती हैं, यानी इनके आपस में जुड़ने के तरीके अलग अलग पैटर्न के होते हैं। जैसे पहला जो पैटर्न है उस पैटर्न को कहा जाता है टाइट जंक्शन। एक टर्म है, टाइट का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स्ड, टाइट जंक्शन। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज़ में एक चीज़ साफ दिख रही कि एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस नहीं है, उनके बीच में जगह नहीं है। जबकि अभी हम दूसरा टिश्यू देखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पर हम पाएंगे कि सेल के बीच में स्पेस है। जब सेल के बीच में स्पेस होता है तो उसको इंटर सेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज़ में हम क्या पा रहे हैं, इट हैज़ ऑलमोस्ट नो मैट्रिक्स, कहीं कहीं बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल भी लिखा गया है कहीं कहीं। नेग्लिजिबल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में यही सेल जो मटेरियल सिक्रीट करती हैं उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है।
तो जो बाकी टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे उनमें 2 सेल के बीच में ये मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज़ चूँकि लेयर्स बनाती आपस में बिल्कुल एक दूसरे से फिक्स्ड हो जाती, इसीलिए उनके बीच में मैट्रिक्स ऑलमोस्ट नहीं होता। और जो टाइट जंक्शन है इसका एक लैटिन का टर्म है, इसको कहते हैं जोन्यूला ऑक्लूडेंस, एक टर्म है लैटिन का। इसमें एक सेल की मार्जिन ये, अगर सपोज दिस इज द सेल मार्जिन ऑफ वन, एक सेल है, अब इसके साथ दूसरी सेल कनेक्ट हो रही है, अब ये दोनों की अपनी अपनी मार्जिन है। अब ये इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी कि दोनों की लेयर्स विजिबल नहीं होंगी, दिखाई नहीं पड़ेंगी। इसका मतलब दे इंटीमेटली गेट कनेक्टेड, यानी अब इसको आप अलग नहीं कर सकते। इतना इंटीमेट कनेक्शन अगर होता है तो दैट टाइप ऑफ जंक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइट जंक्शन। तो एक सेल का दूसरे सेल का अटैचमेंट जंक्शन, एक पहला क्या कहलाता है, टाइट जंक्शन, जिसको जोन्यूला ऑक्लूडेंस कहते हैं। अब दूसरी टाइप जो लिखी जाती है उसके लिए एक टर्म आया है जोन्यूला एडहेरेंस। एडहेरेंस जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर इस तरह का जंक्शन तो है ही, और इस जंक्शन के साथ साथ यहाँ पर कुछ केराटिनाइज्ड फाइबर्स मिल जाएंगे। केराटिन हमारे बाल की प्रोटीन है, हार्ड प्रोटीन है, वो इस जंक्शन को और स्पेशल बनाती, उस जंक्शन को और मजबूत बनाती। तो जहाँ पर केराटिन फाइबर्स हों वो जंक्शन कहलाता है जोन्यूला एडहेरेंस। ठीक है, तो एक तो ऑक्लूडेंस है, इसमें ये अटैचमेंट है, फाइबर्स का बाइंडिंग नहीं, यानी फाइबर से टर्न अप नहीं किया गया, बंधा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात क्या हो रही है एडहेरेंस में, यहाँ पर ये केराटिन के फाइबर्स एक दूसरे को आपस में जोड़ दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं जोन्यूला एडहेरेंस। तीसरी जो टाइप है उसके लिए एक टर्म है डेस्मोसोम्स। अब जो डेस्मोसोम्स हैं ये शेप के हिसाब से है, यानी अटैचमेंट पर ऐसा नॉब लाइक प्रोजेक्शन हो जाए, या ऐसा नॉब लाइक, यानी ये मार्जिन जो है एक सेल की है, दूसरे की मार्जिन भी ऐसी ही नॉब लाइक स्वेल कर जाए, फूल जाए। तो जहाँ ऐसा जंक्शन दिखता है नॉब लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या है, ये है नॉब लाइक प्रोजेक्शन। तो जहाँ ये नॉब लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है, जहाँ ये नॉब लाइक प्रोजेक्शन दिखने लगे, तब उस जंक्शन को याद रखिएगा हम क्या कहेंगे, डेस्मोसोम्स। अब अगर इस नॉब लाइक जंक्शन पर ऐसे धागे भी लपटे हुए हैं, कैसे धागे, जैसे यहाँ लपटे हुए, तो इन केराटिन के फाइबर्स की जब उपस्थिति होगी, प्रेजेंस होगी, तब इसको एक और नाम दे दिया गया, इसको कह देते हैं मैक्यूला एडहेरेंस। क्या कह दिया, मैक्यूला एडहेरेंस। तो एक तो जोन्यूला एडहेरेंस था जहाँ केराटिन के फाइबर्स थे मगर नॉब लाइक प्रोजेक्शन नहीं था, लेकिन जहाँ नॉब लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा, जंक्शन को डेस्मोसोम्स कहा, और चूंकि केराटिन के फाइबर्स रैप्ड हैं, उसमें बंधे हुए, इसलिए उसको हम क्या कहते थे, मैक्यूला एडहेरेंस। चौथा तरीका जो है वो कहलाता है इंटर डिजिटेशन। डिजिट्स आप जानते होंगे, उंगलियों को कहा जाता है। अगर जंक्शन पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरह के अटैचमेंट दिखाई पड़े, वन सेल इज दिस वन, अब ये दूसरी सेल है, ये अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है तब इस सेल जंक्शन को हम क्या नाम दे देंगे, इंटर डिजिटेशन। तो चौथे तरह का जो सेल जंक्शन है, कहाँ का, साइड का, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ करके जो लेयर बना रही है उसे हम क्या कह देते हैं, इंटर डिजिटेशन। अब इंटर डिजिटेशन के बाद जो पांचवा तरीका है उसको लिखा जाता है आई थिंक, हाँ, जो पांचवा है वो गैप जंक्शन कहलाता है। गैप तो आप जानते हैं, जगह हो जाना। हर जगह पर इंटीमेट फ्यूज़न है, यानी सेल पूरी तरह से फ्यूज़ है, लेकिन सम प्लेसेस पर, यानी इस एपिथेलियल टिश्यू के बीच बीच में कहीं कहीं क्या मिल जाएंगे, स्मॉल स्पेसेस मिल जाएंगे। और ये स्मॉल स्पेसेस स्पेशली होते हैं किसके लिए, ये होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। हिस्टोन प्रोटीन के कण होते हैं, यानी इनमें आपसी आदान प्रदान
एक सेल का दूसरे सेल का जिसके जरिए होता है, दैट जंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, गैप जंक्शन। तो ये 5 तरह का अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट याद रखिएगा, कहाँ का अटैचमेंट बता रहे हैं, साइड का अटैचमेंट। एक सेल दूसरी सेल के साथ किस तरीके से अटैच होगी, अलग अलग जगहों पर, कहीं गैप जंक्शन मिलेगा, कहीं टाइट जंक्शन मिलेगा, कहीं डेस्मोसोम्स मिलेंगे, कहीं इंटरडिजिटेशन मिलेगा। इस तरीके से आपस में जुड़ जुड़ करके साइड में एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगली बात आती है एट द बेसल एंड। ये जो बेसल एंड है, इस बेसल एंड पर जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसका पार्शियल से, यानी इट इज पार्शियली सिक्रीटेड बाय व्हाट, epithelial tissue and partially by कनेक्टिव टिश्यू। याद रखें, बीच में हमने आपसे बताया कि अपर, ऊपर नीचे, यानी अगर ये हम एक आर्गन माने, इस आर्गन की एक परत आउटर लेयर है और ये दूसरी सेकंड लेयर है, तो इन दोनों परतों के बीच में, यानी 2 लेयर्स के बीच में, इन बिटवीन 2 लेयर्स, अगर 2 परतों के बीच की हम अगर बात कर रहे हैं, तो 2 परतों के बीच में जो जगह होगी वो जगह कनेक्टिव टिश्यू की होगी। यानी ये एपिथेलियम टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर, और दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड अप है। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू की जो बेसल लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसका फॉर्मेशन एपिथेलियल टिश्यू के सिक्रीशन से भी होता है और कनेक्टिव टिश्यू के सिक्रीशन से भी होता है। और जब इसके केमिकल नेचर को देखते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स ग्लाइकोप्रोटीन, या इसको म्यूको पॉलीसैकेराइड भी कहा जाता है। ये एक केमिकल है, कंपाउंड है। म्यूको पॉलीसैकेराइड एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड सिक्रीट करता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। और जो कनेक्टिव टिश्यू का सिक्रीशन है, ये एक स्पेशल प्रोटीन के कोलेजन के फाइबर्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे तो आप पढ़ेंगे, कोलेजन के फाइबर्स किसी भी आर्गन को हार्डनेस देते हैं, मजबूती देते हैं। तो कोलेजन फाइबर्स ये मिलेंगे और म्यूको पॉलीसैकेराइड दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, दे मेक द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, एपिथेलियल टिश्यू। अब हम आते हैं आगे, नाउ द टाइप्स। अब हमको क्या देखना है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखो, ये देखें आप, अभी आपने टिश्यू की टाइप देखी, 1 by 1 वी आर एंटरिंग इनसाइड द डिटेल्स ऑफ द टिश्यूज। जनरल स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब जनरल स्ट्रक्चर के बाद टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और जब टाइप्स की बात आती है तो टाइप्स बेसिकली हम 2 मेन बेसिस लेते हैं। यानी अगर हम कहें व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग एपिथेलियल टिश्यू, तो 2 बेसिस लेते हैं। एक तो होती है अबाउट द सेल शेप, यानी जो एपिथेलियल टिश्यूज में सेल्स जुड़ रही हैं उनका आकार क्या है, उनकी आकृति कैसे, उनका शेप कैसा है। और जो दूसरा पार्ट हम लेते हैं सेल लेयर्स, यानी जो परतें हैं वो आपस में जुड़ करके कितनी लेयर्स बनाती। इन 2 आधारों पर एपिथेलियल टिश्यूज की टाइप लिखी जाती है। अगर हम सेल लेयर्स की बात करें तो पहली और दूसरी टाइप क्या बन जाएगी, एक को कह देंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और जब एक से अधिक लेयर्स आपस में जुड़ के बनाने लगेंगी तब उसको हम कह देंगे स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है एक से अधिक परतों का बनना। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू लेयर्स के आधार पर। इन दोनों के बीच की एक कड़ी भी आती है, बीच की। स्यूडो का टर्म आप जहाँ पे भी पढ़ें उसको जान लीजिए, बायोलॉजी में स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स, जहाँ स्यूडो है यानी ये स्ट्रैटिफाइड नहीं है, फॉल्स स्ट्रैटिफाइड है, यानी है एक लेयर्स का बट लुक्स मैनी लेयर्ड, तब उसको हम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड लेयर्स कहते हैं। तो इस आधार पर ये 3 टाइप्स यहाँ दिख जाती है। टाइप्स में अगर हम शेप की बात करें, ये तो हमने आप बताया कि व्हाट अबाउट द लेयर्स। अगर हम शेप की बात करें, शेप के हिसाब से एपिथेलियल टिश्यूज 3 तरह के होते हैं। पहला कहलाता है स्क्वामस। क्या कहलाता है? स्क्वामस एपिथेलियल
टिश्यू। दूसरा कहलाता है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू और तीसरा कहलाता है कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू, शेप के आधार पर। ठीक है। अब अगर स्क्वामस में कहें तो स्क्वामस की सेल्स कैसी होंगी? इनकी सेल्स को कहा जाता है कि जब इनकी सेल्स की बात की जाएगी तो ये सेल्स कहलाती हैं फ्लैट स्केल लाइक फ्यूज्ड लाइक मोज़ेक टाइल्स। यानी यहाँ सेल्स बिल्कुल फ्लैट होते, घरों में से मोज़ेक की टाइल्स लगती है एक दूसरे के साथ, ये आपस में ऐसे जुड़ती से मोज़ेक की टाइल्स और वो लेयर्स का निर्माण कर देती। तो ऐसी सेल्स को हम क्या कह देते हैं? स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। यानी ये इसके लाइक सेल्स के जैसी हैं। अब अगर इसमें स्क्वामस इपिथेलियम को भी हम कहें तो एक स्क्वामस हम क्या कहेंगे? सिंपल स्क्वामस कहेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि सिंपल का मतलब होगा एक लेयर, यानी इस तरीके से ये फ्लैट सेल्स आपस में जुड़ करके they are making how many layers? They are making one layers. Then this tissue will be called what? Simple squamous tissue. And when they are forming what? Many layers, then it will be called what? Stratified squamous tissue. ठीक है ना? जब ये इस तरीके से जुड़ करके कई लेयर्स बना ले, जैसे हमारी स्किन की एपिडर्मिस जो है ये मैनी लेयर्ड हो गई, ये दिस वन, तो हमारी स्किन में कई लेयर्स हो गई। हमारी इनर बकल कैविटी की जो लाइनिंग है वहाँ पर एक ही लेयर होगी। तो याद रखना है हमको कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज में स्किन की लेयर्स या जहाँ पर कई लेयर्स बन जाएंगी तो इस पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हो जाएगा, और जहाँ एक ही परत बनेंगी वो सिंपल स्क्वामस होगी। तो स्क्वामस में फ्लैट सेल्स हैं, स्केल लाइक सेल्स हैं। सिंपल स्क्वामस के साथ कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ मॉडिफाइड पार्ट्स हैं। जैसे एक टर्म याद रखना है स्क्वामस टिश्यूज़ के साथ, ये भी याद रखने की चीज़ है। स्क्वामस टिश्यू, इसके लिए इसको पेवमेंट इपिथेलियम भी कहा गया है। इट इज़ कॉल्ड व्हाट? पेवमेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर परत के थ्रू बनता है, एक कवरिंग बनाता है, इसीलिए एक टर्म यूज़ किया गया व्हाट? पेवमेंट इपिथेलियम। एक इपिथेलियम और आपको लिखा मिलेगा जिसे कहा जाता है टेसलेटेड इपिथेलियम। जैसा मैंने बताया इपिथेलियल टिश्यूज़ तो आपको ढेर सारे ऑर्गन्स में मिलेंगे, उनकी आउटर इनर कवरिंग पर मिलेगा, सिलोमिक कैविटी पर भी मिलेगा, ब्लड वेसल्स की भीतरी बाहरी परतों पर भी मिलेगा, स्टमक की आउटर इनर कवरिंग होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर इनर कवरिंग होगी। लेकिन स्क्वामस इपिथेलियम कुछ पर्टिकुलर जगहों पर है, इसे स्किन पर मिल रहा है। अब उसमें भी टेसलेटेड एपिथेलियम, इसमें शेप जो होता है उसमें वेरिएशन मिल जाता है। इसमें जो सेल होती है उसकी मार्जिन ऐसी वेवी हो जाती है। कैसी हो जाती है? वेवी। वेवी मतलब समझ रहे हैं? लहरदार। दिस इज व्हाट, ये वेवी मार्जिन। तो जब स्क्वामस इपिथेलियम यानी फ्लैट स्केल लाइक सेल्स की मार्जिन कैसी हो जाए? वेवी हो जाए, वेव लाइक हो जाए, तब उस इपिथेलियम को याद रखना है टेसलेटेड। और ये रेयर है, याद रखिएगा। जो टिश्यूज बाकी स्क्वामस इपिथेलियम सिंपल स्ट्रैटिफाइड ढेर सारी जगहों पर मिलेगा, ढेर सारे ऑर्गन्स में मिलेगा, ऑर्गन डिटेल में आप देखेंगे, लेकिन ये रेयर है। ये बनाता है क्या? लाइनिंग ऑफ lymph vessels, blood vessels and also coelomic epithelium, जिसका कई नाम बताया, मेसोथेलियम नाम बताया, पेरिटोनियम नाम बताया। वो स्पेशली क्या होता है? टेसलेटेड होता है। टेसलेटेड का मतलब क्या हो? वेवी मार्जिन। इसकी मार्जिन कैसी होती है? वेवी मार्जिन। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। स्ट्रैटिफाइड में याद रखें, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में इसकी दो टाइप्स लिखी जाती है। स्ट्रैटिफाइड में एक को कहा जाता है कीरेटिनाइज्ड
और एक को कहा जाता है नॉन कीरेटिनाइज्ड। देन व्हाट इज कीरेटिनाइज्ड एंड व्हाट इज नॉट कीरेटिनाइज्ड? तो याद रखिए, कीरेटिनाइज्ड इपिथेलियल टिश्यू, नेचुरली ये स्ट्रेटिफाइड की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटिफाइड कीरेटिनाइज्ड इपिथेलियम और नॉन कीरेटिनाइज्ड में बेसिक डिफरेंस ये होता है, जैसा मैंने बताया कीरेटिन एक हार्ड प्रोटीन है जो हमारे इस बाल में मिल रही है, हमारे नाखूनों में पाई जाती है, सींग जो गायों की देखते हैं उसमें पाई जाती है, हार्ड प्रोटीन है। ऐसे ही हमारी स्किन की जो बाहरी परत है, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो कई लेयर्स की बनी हुई है, यानी हमारे स्किन की जो एपिडर्मिस है ये 20 से भी ज़्यादा, मोर देन 20 लेयर्स, कितनी? 20 से भी ज़्यादा। और इसमें जो आउटर मोस्ट है 20 में, आउटर मोस्ट लेयर, उसको कहा जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या नाम है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये कीरेटिनाइज्ड हो जाती, यानी इसमें जैसे ये सेल है इसमें क्या भर जाता है? प्रोटीन, तो इट बिकम्स डेड। अब ये कैसी सेल हो जाती है? डेड हो जाती। इसलिए हमारी आउटर कवरिंग स्किन की कैसी होती है? डेड सेल्स की बनी होती। क्यों? जिससे कोई जर्म इसमें ना जा सके, कोई मटेरियल फ्यूज ना कर जा सके। नहीं तो अगर अपना हाथ पानी में रख दें तो उसमें एंडोस्मोसिस हो जाएगी। अगर ये नॉन कीरेटिनाइज्ड हो, अगर मान ली हमारी आउटर लेयर डेड लेयर ना हो, कीरेटिन ना हो, और अपना हाथ हम पानी में भिगो दें तो इसमें एंडोस्मोसिस होने लगेगी, इसमें वाटर फ्लूइड जाने लगेगा, हमारा हाथ फूल के फट जाएगा, जैसे किशमिश फट जाती है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि हमारी आउटर लेयर कैसी हो गई? इट बिकम्स कीरेटिनाइज्ड। ठीक है ना? आशा आप समझ गए होंगे कि कीरेटिनाइज्ड क्या हो, नॉन कीरेटिनाइज्ड क्या। नॉन कीरेटिनाइज्ड में क्या होगा? नॉन कीरेटिनाइज्ड में स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं होगा। नॉन कीरेटिनाइज्ड में क्या होगा? स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं होगा, तो उसको हम नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहेंगे। ये मिलता है हमारा किस में? ये तो बताया स्किन में है। कीरेटिनाइज्ड किस में है? स्किन में। और नॉन कीरेटिनाइज्ड की बात करें तो जो हमारी लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के भीतर की जो लाइनिंग है वो लाइनिंग कैसी होती है? वो नॉन कीरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। तो ये आपको समझना है कि व्हाट इज सिंपल स्क्वामस टिश्यू, व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, व्हाट इज पेवमेंट, व्हाट इज टेसेलेटेड। ये 4 इसकी खास बात है। ये पहला टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। सेकेंड टाइप, अगर हम कहें आपसे दूसरी टाइप की बात अगर हम करें तो जो सेकेंड टाइप है उसका नाम आपने क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब सीधी सी बात है कि क्यूबॉइडल, अब इस क्यूबॉइडल में एक हम कह सकते हैं क्या? सिंपल क्यूबॉइडल, और दूसरे क्या कह देंगे? व्हाट? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। सिंपल का मतलब होगा सिंगल लेयर और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होगा मेनी लेयर। क्यूबॉइडल का मतलब है क्यूबिकल शेप्ड। क्यूब आप जानते हैं ना, तो जब क्यूबिकल शेप की बात हम करेंगे, क्यूब लाइक, तो क्यूबिकल सेल्स का मतलब होता है क्यूब लाइक सेल्स विद सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होगा? बीच में होगा। ठीक है, तो ये क्यूबिकल शेप जब सेल्स होती तो उस एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ढेर सारे हमारे आर्गन्स की लाइनिंग्स हैं, पीसीटी, डीसीटी, ये सब किडनी के नेफ्रॉन्स। किडनी में हमारे क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स। किडनी के भीतर की सेल्स हैं ये। उन सेल्स का फॉर्मेशन किस टिश्यू के द्वारा होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि उसमें शेप किस कैसा बना हुआ है? क्यूबिकल शेप का। अगर ये एक लेयर बनाती है तो सिंपल क्यूबॉइडल, मेनी लेयर्स बनाती है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो थी वो क्या थी? दैट वाज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब कॉलमनर का मतलब क्या हो गया? कॉलम जानते हैं, घरों में सबके खंबे से आजकल मकान बनता है, सब लोग खंबा जानते हैं, कॉलम जानते हैं। व्हाट इज कॉलम? तो जब सेल्स का शेप कॉलम लाइक हो जाए, लाइक दिस वन, ऐसा, समझे? कॉलम लाइक हो गया, मगर यहाँ न्यूक्लियस कहाँ होगा? बेसल एंड पर होगा, सेंट्रली प्लेस्ड नहीं होगा। तब ऐसी सेल्स, ऐसे टिश्यू को हम क्या कहेंगे? कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें भी 2 कैटेगरीज हो जाएंगी। एक क्या कहलाएगी? सिंपल कॉलमनर, और दूसरा व्हाट? बताइए? स्ट्रेटिफाइड कॉलम। क्लियर? तो एक तो सिंपल
और दूसरी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो दो तरह के टिश्यूज़ कॉलमनर एपिथेलियम में भी हो गए। यानी यहाँ पर सेल्स कैसी हैं? सेल्स आर व्हाट? कॉलम लाइक विथ न्यूक्लियस एट बेसल एंड। न्यूक्लियस कहाँ होगा? बेसल। ये आपका तीसरा एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ठीक है, एक टिश्यू की बात अभी, एक चर्चा अभी हमने की थी एपिथेलियम की, दैट वाज व्हाट? उसको कहा गया स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो बताया फॉल्स, यानी है ये एक लेयर्स एक से अधिक का। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं दे आर ऑफ अनइक्वल साइज, यानी यहाँ कुछ सेल्स बड़ी होंगी और कुछ सेल्स छोटी होंगी। तो जब बड़ी छोटी होती हैं तो इसके न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है? ये वेरिएट हो जाती है, इट गेट वेरिएटेड। यहाँ न्यूक्लियस की पोजीशन क्या हो गई? वेरिएट हो गई। तो है ये कितनी? ये है सिंगल लेयर, लेकिन जब देखेंगे तो दो लेयर्स के लिए दिखने लगे। क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस अलग अलग साइज पर है। तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ सिंगल लेयर्ड बट लुक्स मैनी लेयर। तो ऐसा टिश्यू जो एक लेयर का हो, एक से अधिक लेयर का दिखे। और ये हमारी जो लंग्स की एल्वियोलाइज हैं, ट्रैकिया है, इन सब के की जो लाइनिंग होती है उसमें टिश्यूज पाए जाते हैं। अलग अलग आर्गन में अलग अलग एपिथेलियम टिश्यू कवरिंग डेवलप करेगा, कवरिंग बनाएगा। ठीक है ना? इतने टिश्यूज़ के बाद भी एपिथेलियम है, और वो एपिथेलियम थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है। और जब वो मॉडिफाइड हो जाएगा तो याद रखें, उसके लिए एक टर्म दे सकते हैं क्या? उसको कह दिया व्हाट? दैट इज कॉल्ड, उसको क्या नाम दे सकते हैं? स्पेशल एपिथेलियम। ठीक है ना? स्पेशल कह दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हटके है। इसमें एक स्पेशल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू ये स्पेशली मिलता है कहाँ? ये पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर पे, जो हमारा मूत्राशय है जिसमें हमारा यूरिन कलेक्ट होता है, उसकी लाइनिंग बनाता है। और इसकी सबसे ख़ास बात क्या होती है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, नहीं होती है, इसलिए इसमें मैक्सिमम स्ट्रेचेबिलिटी होती है। ये 3 to 5 लेयर्ड होता है, ये 3 से 5 परतों का बना होता है, जिसकी सबसे आउटर लेयर ऐसी गुंबदाकार होगी, क्यूबिकल, बीच में क्यूबाइडल शेप की सेल्स होंगी। तो ये खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है दिस इज व्हाट? दिस इज एब्सेंट। व्हाट इज एब्सेंट? इसीलिए कुछ ऑर्गन्स में ही पाया जाता है, जैसे किसमें? ब्लैडर मेम्ब्रेनस होता है, इसमें जब यूरिन नहीं होता तो एकदम सिकुड़ा झिल्ली जैसा होता है, और जब इसमें यूरिन भरने लगता है फूल करके इतना फैल जाता है कि 1 लीटर तक यूरिन इस पर कलेक्ट हो जाती है। एंड आर्गन नेवर बस्ट, आर्गन बस्ट भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइनिंग होती है किसकी बनी होती है? दैट इज ऑफ व्हाट? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये स्पेशल टिश्यू है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरा एपिथेलियल टिश्यू एक और इम्पॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं न्यूरो सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ 2 टर्म है, न्यूरो सेंसरी, क्योंकि यहाँ पर ख़ास बात क्या होगी कि यहाँ पर जो फ्री सरफेस होगी उस पर ऐसे सेंसरी फाइबर, संवेदी तंतु पाए जाते हैं जिससे हमें संवेदनाएं प्राप्त हों, और बेसल एंड पर नर्व की एंडिंग होगी। जबकि याद रखना है, एक खास बात बता दें कि जो एपिथेलियम है, इस एपिथेलियम में नो इनर्वेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यानी इन टिश्यूज़ में ब्लड वेसल्स भी नहीं जाती हैं और ना ही इसमें नर्व्स होती हैं। जो कुछ भी इसको सप्लाई मिलती है, भाई सेल है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, सप्लाई चाहिए, उसको जो भी सप्लाई मिलती है वो किससे मिलती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में इनर्वेशन होता है ब्लड वेसल्स का, नर्व्स का, लेकिन सेल के भीतर नहीं होता, क्योंकि सेल्स आपस में इंटीमेटली फ्यूज होती है। ठीक है? तो ये बड़ी ख़ास बात ये भी है। और उस खास बात का एक्सेप्शन है, अपवाद है क्या? न्यूरोसेंसरी। यहाँ सेंसरी
फाइबर्स मिलेंगे और बेसल एंड पर क्या पाया जाएगा, नर्व एंडिंग्स मिलेंगी। तो ये क्या है, ये सेंसरी फाइबर्स है और ये नर्व फाइबर्स। इसीलिए ये कहाँ पाया जाएगा, इट विल बी प्रेजेंट ओनली इन सेंस आर्गन। हमारे जितने भी सेंस आर्गन हैं, ईयर की बात करें तो ईयर में मिलेगा, नोज़ में मिलेगा, टंग में जो टेस्ट बर्ड हैं उनमें पाया जाएगा। तो सेंस आर्गन में कौन सा एपिथेलियम मिलता है, न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। ऐसे ही एक दो एपिथेलियम और भी हैं, वो भी बता दे रहा हूँ आपको। जैसे एक है सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी अब यहाँ पर सीलिया फ्लैजलम ये फाइबरस स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर ये मिल गए तो उसको हम सीलिएटेड एपिथेलियम कह देंगे। जहाँ फ्लूइड मूवमेंट होगा वहाँ पर होगा ये, जहाँ पर हमारे आर्गन्स में फ्लूइड का मूवमेंट होगा वहाँ पर इसकी प्रेजेंस पाई जाएगी, उसको हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। पिगमेंटेड एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम में पिगमेंट्स मिला और ऐसा हमारा जो रेटिना का पार्ट है आई में, वो पिगमेंटेड एपिथेलियम वहाँ पाया जाता है, क्योंकि रेटिना में रॉड एंड कोन सेल्स पाई जाती, पिगमेंटेड सेल्स होती है। इसी तरीके से न्यूरोसेंसरी भी, रेटिना में आई की बात बताया, वहाँ पर भी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम होगा। तो ये इतने सारे एपिथेलियम हैं जिनको हम स्पेशल, ऐसे ही एक और भी लिख लें, ग्लैंडुलर, बिना इसके बात पूरी नहीं होती, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड एक टर्म है, ग्लैंड का मतलब होता है सिक्रीटरी सरफेस, यानी जहाँ सिक्रीशंस हों उसको हम ग्लैंड कह देंगे। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू लार्ज अमाउंट में सिक्रीशंस करने लगेगा, देन दैट एपिथेलियम इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये सारे टिश्यूज़ जो अलग सी कैटेगरीज के हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं, स्पेशल एपिथेलियम। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यूज़। काफ़ी डिटेल में आपसे मैंने चर्चा कर दी है, अब आप इसको पढ़ें और समझें, प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस वीडियो में मैं अब अगले टिश्यू की आपसे चर्चा करूंगा, दैट विल बी कनेक्टिव टिश्यू। बट प्रायर टू कनेक्टिव टिश्यू में जाने के पहले कुछ ग्लैंड्स की भी बात कर लेंगे, जो कि इसी ग्लैंडुलर टिश्यू से रिलेटेड होगी। उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।